नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो जो कि दिसंबर में होने वाला है, तो उसकी तैयारी आप अगर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैंने देखा है कि पूरे यूट्यूब पर कोई भी फॉरेस्ट गार्ड की क्लास नहीं चला रहा कि जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं कोई भी यूपी फॉरेस्ट गार्ड की क्लास नहीं चला रहा है। ठीक है, तो ये सोचते हुए मैंने यहाँ पर ये क्लास चलाई है। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि मैं डेली आपको एक क्लास दूँ, एक विषय की सब्जेक्ट की, यानी डेली रिकॉर्ड क्लास मैं आपको यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें जो हिंदी आएगी एक तो, और रीजनिंग आएगी। हिंदी, रीजनिंग और इसमें जीके आएगी। ठीक है, इसमें मैथ बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको सिलेबस पता होगा। अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसका सिलेबस भी आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा वो है हिंदी भाषा का विकास। तो आज हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ने वाले हैं। ये हिंदी का, ये मान लो बेसिक है। अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है और आपको मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें हिंदी भाषा के विकास की, तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो क्या है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो विकास क्रम है, सबसे पहले जो भाषा बनी या प्राप्त हुई वो थी संस्कृत। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर पाली से चेंज होकर बनी प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवट, और फिर प्राचीन हिंदी। ये प्राचीन हिंदी मतलब पुरानी वाली हिंदी। ठीक है, अब यहाँ से इनसे भी अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो भी पढ़ना है तो हमें सबको लिंक करते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलना है। अब यहाँ पर देखिए, बात अगर हम संस्कृत की करें तो संस्कृत जो है ये अभिजात वर्ग की भाषा मानी जाती थी। ठीक है, अभिजात वर्ग की मतलब इसे बहुत ही ज्ञानी लोग बोलते थे। ठीक है, इसे उन्हीं को पढ़ने या बोलने दिया जाता था। ठीक है, यानी जो ज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे। ठीक है, हर किसी को इसको पढ़ने की और उसकी अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और संस्कृत भाषा में वैदिक साहित्य की रचना हुई है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि संस्कृत जो भाषा है उसमें वैदिक साहित्य की रचना हुई है। अब हम बात करते हैं पाली की। अगर हम पाली की बात करें तो पाली, इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। ठीक है, इसकी बौद्ध साहित्य की, और जो बौद्ध जी के जो उपदेश हैं वो भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगर आपसे जल्दी जल्दी नहीं लिखा जा रहा तो आप वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्राकृत की। अगर हम प्राकृत भाषा की बात करें तो इसमें जो उपदेश हैं वो महावीर स्वामी जी के उपदेश लिखे गए हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जी के, तो ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि महावीर स्वामी जी के जो उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन में दे देगा संस्कृत, पाली, प्राकृत या अवट। ठीक है, तो आपको अगर पता होगा तो आप प्राकृत पर क्लिक कर दोगे। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पाली में बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं, वैसे ही प्राकृत में जैन साहित्य लिखे गए हैं। तो ये बौद्ध धर्म की हो गई, ये जैन धर्म की होगी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो जैन साहित्य है इसे आगम साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक दूसरे क्वेश्चन को हमें लिंक करते हुए पढ़ना है, अच्छे से समझते हुए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो जैन साहित्य है इसे आगम साहित्य भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, जैन साहित्य ना पूछ के आगम साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको बता देना है प्राकृत में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात की संस्कृत की, पाली की, प्राकृत की। अब बात करते हैं हम यहाँ पर उपभ्रंश की। ठीक है, अगर हम उपभ्रंश की बात करें
तो यहाँ पर उपभ्रंश के कुछ भेद हैं, ठीक है। उपभ्रंश के 7 भेद होते हैं। नंबर 1 शौरसेनी, नंबर 2 मागधी, नंबर 3 अर्धमागधी, नंबर 4 खस, फिर पैशाची, ब्राह्मण और महाराष्ट्री, ठीक है। इसके जो वो 7 भेद हैं। अब इन 7 भेदों से ये उपभाषा हैं जो इनसे निकली हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर दी गई हैं ये उपभाषा हैं, जैसे कि शौरसेनी उपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है। ऐसे ही मागधी से निकली है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। इसके बाद अगर बात करें अर्धमागधी की, तो अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी, खस से निकली है पहाड़ी हिंदी, पैशाची से निकली है आपकी पंजाबी और लहंदा, ठीक है। और ब्राह्मण की बात करें तो इससे सिंधी निकली है। तो आपको ये नोट जरूर कर लेना। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं उसके बाद इसका भी कुछ सोचूंगा। आपको टेलीग्राम बना लूँगा मैं ग्रुप, उस पर आपको दे दिया करूँगा, ठीक है। अगर आप लिख लिए तो ऐसे ही तो कोई बात नहीं, अगर PDF चाहिए तो कमेंट में बता देना, उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, क्योंकि मैं ये जो नोट्स हैं इनको ही PDF के रूप में आपको दे दूँगा, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो ये जो महाराष्ट्री है इसमें मराठी जो भाषा है वो आपकी आती है, इससे जो है मराठी आती है। हम अब आगे बात करते हैं राजभाषा हिंदी, यानी कि जो हमारी राजभाषा है हिंदी। अब इसके बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि शौरसेनी उपभ्रंश से विकसित, यानी पूछ लिया जाए कि ये भाषा कहाँ से आई है हिंदी जो है, तो ये शौरसेनी उपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को राज्य हिंदी के रूप में मान्यता दी गई है, राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता दी गई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए पीछे यहाँ पर शौरसेनी से विकसित है ये पश्चिमी हिंदी, और इसकी जो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है उसको ही राज्य भाषा का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो हिंदी का प्रारंभिक विकास है वो संस्कृत के शौरसेनी उपभ्रंश से हुआ है, वो घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि हिंदी का जो विकास है वो कहाँ से हुआ है, तो संस्कृत के शौरसेनी उपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको ये वीडियो फिर से देखनी है, आपको ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो अब बात करते हैं हम, जैसे कि अगर उपभ्रंश की बात आती है तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उपभ्रंश का वाल्मीकि शंभु कवि को कहा जाता है। वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि उपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वो शंभु ऋषि को कहा जाता है। अब अगर शंभु ऋषि का नाम आता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इनका एक ग्रंथ है जो कि पमचर्यु नाम का इनका ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है वो राम काव्य है, ये भी आपको नोट कर लेना है, वो राम काव्य है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा जो शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। ये जो हिंदी है, जो ये लिखा हुआ शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हिंदी भाषा है ये कौन से परिवार की है, यानी कि आपने पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा कि जैसे कि द्रविड़ परिवार होता है, बहुरूपीय परिवार होता है, तो ये बहुत डीपली क्वेश्चन होते हैं, ये इस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो हिंदी है ये बहुरूपीय परिवार की भाषा होती है, इतना आपको याद रखना है बस अपनी भाषा के बारे में। जो हिंदी है ये बहुरूपीय परिवार की भाषा होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा, आपकी अगर समझ में ना आया हो, जैसे कि बहुत देर से मैं ये कर रहा हूँ कि संस्कृत हिंदी, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए,
हम जिस संस्कृत में हम बोलेंगे, जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर देखिए राम ने रावण को मारा, हमने संस्कृत में बोल दिया, सॉरी हिंदी में। अगर इसे हम संस्कृत में बोलें या लिखें तो यहाँ पर क्या होगा, राम रावणम हातवन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत छोटा ये वाक्य बन गया और यहाँ पर ये बड़ा वाक्य लंबा। इसमें शब्द ज़्यादा हैं हिंदी में और संस्कृत में शब्द कम हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि संस्कृत जो है वो संयोगात्मक भाषा है, यानी कि जोड़े वाक्यों को, शब्दों को जोड़ कर रखती है। ठीक है, संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, ये संयोग करके रखती है। वैसे हिंदी की बात करें तो देखिए हिंदी वियोगात्मक भाषा है, यानी कि शब्दों को दूर दूर करती है, यानी कि बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम ने रावण को मारा, इसमें जो है वो कारक चिन्ह होते हैं। इसमें संस्कृत में कारक चिन्ह छुपे हुए होते हैं, यहाँ पर लिखे हुए नहीं होते, ना ही बोले जाते हैं। तो हिंदी में हम कारकों का यूज करते हैं, इस वजह से वाक्य बड़ा हो जाता है। जैसे कि राम रावणम हातवन, ये हमने संस्कृत में बोला और हिंदी में हम बोलेंगे इसे राम ने रावण को मारा।